Hello everyone. In this session, we are going to discuss the CSAT 2023 previous year question paper. Before we start, let me tell you about our new batch that is starting from the next week. In this batch, we are going to discuss the CSAT concepts, and that will be a 40-day batch. Now, talking about the CSAT part of the exam, it used to be a simple exam or simple part as compared to the others, but nowadays it has been observed that the level of CSAT has also grown. पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है स्कूल डेज में दोस्त को क्लियर दी कट ऑफ क्योंकि कंसेप्ट बड़े सिंपल होते थे सिंपल टॉपिक्स होते थे टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों अब पहली बात तो नए कंसेप्ट कई सारे इंट्रोड्यूस हो गए हैं नंबर्स के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फैक्टर्स फैक्टोरियल्स रिमाइंडर थ्योरम्स यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी ऑल द कंसेप्ट दैट वी हैव नॉट लर्नड इन द स्कूल प्लस जो टॉपिक हमने स्कूल में पढ़े भी है जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस उसके ऊपर भी अब क्वेश्चंस वो आने लग गए हैं जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है जिसके लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए सिर्फ knowing a formula is not going to help you so that is why it becomes important that we learn and we take CSAT seriously CSAT part of the exam seriously as well we have seen the student near because they couldn't clear the CSAT section although they were good at other sections but couldn't clear the cutoff from the CSAT section they couldn't make it to the next level that is why it's important that you should be working for the CSAT separately as well. And hence, this is the batch for all of you. So, we are going to discuss the paper. You will observe कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस हमारे हो सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इट सेज Raj has 10 pair of red 9 pair of white and 8 pair of black shoes so अगर 10 पेयर है रेड के रेड शूज के अगर 10 पेयर है पेयर का मतलब होता है टोटल 20 शूज हो गए व्हाइट कलर के he has 9 pairs का मतलब हो गया 18 shoes and similarly black shoes कि उसके पास 8 pairs है इसका मतलब 16 shoes if he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get a red pair of shoes what is the maximum number of attempts यहाँ पे इस मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का इंटरप्रिटेशन ये है कि मान लीजिए उसको रेड शूज निकालने हैं 2 रेड शूज निकालने हैं पेयर निकालना है एक रेड शू का लेकिन उसका नसीब बड़ा खराब है वो निकालते जा रहा है और रेड निकल ही नहीं रहा तो मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे ताकि वो इंश्योर हो जाए कि चलो एक तो रेड पक्का आ ही गया तो उसके लिए आपको उसका नसीब बड़ा खराब है ये मान के चलना पड़ेगा कि रेड आ ही नहीं रहा तो मान लीजिए पहले उसने हाथ डाल के एक निकाले तो पूरे व्हाइट ही निकले तो 18 व्हाइट आ गए उसके बाद जब वो निकलना शुरू करता है तो 16 ब्लैक आ गए रेड आ ही नहीं रहा इसका मतलब 34 शूज उसने निकाले विदाउट हैविंग ड्रॉन द रेड उसके बाद जब वो हाथ डालेगा अगली बार तो 35वां शूज तो डेफिनेटली रेड निकलेगा और 36वां भी डेफिनेटली रेड निकलेगा क्योंकि बचे ही रेड है अब सो दैट मीन्स उसको 36 शू निकालने पड़ेंगे एंड दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर इन अ सेंस कि ये सबसे बड़ा नंबर है मैक्सिमम नंबर है 36 से ज्यादा और निकालने की उसको जरूरत नहीं है 36 निकालेगा तो डेफिनेटली इंश्योर हो जाएगा कि उसके पास ब्लैक शू का एक पेयर आ गया है सॉरी रेड शू का एक पेयर आ गया लेट्स सी नेक्स्ट वन In how many ways can a batsman score exactly 25 runs by scoring single runs, fours and sixes only, irrespective of the sequence of scoring shots? तो अगर आप इस तरह से एक टेबल बनाते हो सिक्सेस फोर्स एंड वंस तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को ऑब्वियसली मैन्युअली करना पड़ेगा वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर दैट मैन्युअली जाना पड़ेगा इसीलिए स्केल देखिए छोटा है ऐसा नहीं बोला कि 125 रन है 25 रन है स्केल छोटा है ऑब्वियसली हम कर सकते हैं मैन्युअली बट एक पैटर्न के साथ सिस्टमैटिक अप्रोच से जाएंगे ताकि केसेस मिस ना हो तो मैक्सिमम करके चलेंगे सिक्सेस को तो मैक्सिमम सिक्सेस 25 रन के अंदर मैक्सिमम सिक्सेस 4 आ सकते हैं 4 छक्के लग सकते हैं 4 छक्के मतलब 24 रन तो यहां से हो तो बचा हुआ एक रन आपको सिंगल से ही निकालना पड़ेगा चौका तो नहीं मार सकते तो 4 छक्के के साथ एक ही रन सिंगल निकल सकता है तो इसी तरह से अगर एक छक्का कम कर दे 3 छक्के हो जाए तो 18 रन हो गए बचे 7 रन तो 7 रन के लिए आप 0 फोर्स और 7 रन सिंगल निकाल सकते हो
या फिर एक चौका और 3 रन निकाल सकते हैं। उसके बाद एक छक्का और कम करना पड़ेगा, अगर 2 छक्के हो गए तो उसके बाद 2 छक्के मतलब 12 रन। तो अब और बचे 13 रन, तो 13 रन के लिए 0 चौके, बाकी सिंगल अपने आप एडजस्ट होते रहेंगे। अभी हमें सिस्टम बनाना है, अब सिस्टम बन गया है 0 से लेके आप मैक्सिमम 13 तक चौके लगा सकते हो। तो एक चौका, 2 चौके और 3 चौके, 12 रन तक आप निकाल सकते हो। बाकी बचे रन सिंगल से आते रहेंगे। सिमिलरली अगर एक छक्का और कम कर दिया, जैसे एक छक्का ही बचा है, तो 6 रन हो गए, बचे 19 रन। तो 19 रन में कितने चौके आ सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 4 चौकों तक आ सकते हैं। बाकी सिंगल्स अपने आप एडजस्ट होते रहेंगे। और लास्ट में 0 छक्कों के साथ या तो 0 चौके, बाकी बचे सिंगल्स। अब पूरे के पूरे 25 रन जो है वो बनाने हैं चौकों और सिंगल्स की मदद से। तो 25 तक 6 चौके आ सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इतने सारे केसेस आ सकते हैं। इफ यू काउंट इट, इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो इस तरह से 19 अलग अलग वेज में वो स्कोरिंग कर सकता है। लेट्स सी वन मोर। There are 4 letters and 4 envelopes. Exactly one letter is to put exactly in one envelope with the correct address. If the letters are randomly inserted in the envelopes, then consider the following statement. It is possible that exactly one letter goes into incorrect envelope. ये possible हो सकता है क्या? लेट्स से जो लेटर्स है उनके नाम है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, और इनके अंदर जो जाने वाले लेटर्स है वो है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही लेटर अपने घर से भटक के कहीं दूसरे के घर चला गया? ओनली वन लेटर गोज इनटू इनकरेक्ट एंड ऐसा हो सकता है क्या कि बी भी अपने घर में चला गया, सी भी अपने घर में चला गया, डी भी अपने घर में चला गया, लेकिन अब ए किसी और के घर में जा रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ए को भी अब अपने ही घर में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक लेटर का मिसप्लेसमेंट नॉट पॉसिबल। इसको बोलते हैं डिरेंजमेंट। सो डिरेंजमेंट ऑफ ओनली वन लेटर इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरा, there are only 6 ways in which only 2 letters can go into correct envelopes. ये बिल्कुल, इसके लिए आप थोड़ा सा पीएनसी का इस्तेमाल कर सकते हो कि 2 लेटर्स को ही अगर अपने अपने एनवलप्स में जाना है, तो 4 में से पहले तो आपको 2 लेटर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उसको सिलेक्ट करने के वे है 4C2। 4 में से 2 एनवलप, 2 लेटर्स। तो मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया ए को और सी को, तो ये तो अपने अपने एनवलप्स में चले गए। अब बी और डी जो है वो अपने अपने एनवलप में नहीं जाने चाहिए, तो डी चला जाएगा बी में और बी चला जाएगा डी में। तो इस तरह से ये मिसप्लेस हो गया आपस में। तो 4 में से 2 को सिलेक्ट करने के जितने वेज होंगे उतने तरीके से ये डिरेंजमेंट या मिसप्लेसमेंट पॉसिबल है। सो 4C2 का मतलब होता है 4 × 3/2, जो कि होता है 6। तो ये जो कंसेप्ट है वो आता है पीएनसी टॉपिक के अंदर। किसी ने 11th स्टैंडर्ड में अगर पीएनसी पढ़ा है तो इसको याद होगा, बट अगर आप सोच रहे हो कि बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। बैंकिंग में ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते। तो ये बिल्कुल एक अच्छा टिपिकल सा अच्छा एक टेक्निकल सा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको पीएनसी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आंसर आएगा यहाँ पे ओनली 2 सेकंड इज द करेक्ट वन। लेट अस सी वन मोर। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 100? सो उसके लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझना पड़ेगा, या फिर लास्ट 2 डिजिट्स का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। बट यहां से हम इस क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमें डिवाइड करना है 100 से। तो सबसे पहले तो डिवाइड करने के बाद अगर नीचे कुछ बचता नहीं है तो इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। तो क्या 100 पूरा पूरा कट सकता है यहां से? देखिए, अगर मैं काटू यहां से, पहले तो 5 से,
तो 5 का ये 19 टाइम्स हो गया, 5 के लिए ये 25 टाइम्स हो गया। और अगर एक, सॉरी, 5 के लिए 20 टाइम्स हो गया। और अगर एक मैं 5 काटू तो 5 के लिए 4 टाइम्स हो गया, और यहां से हो जाएगा 17 टाइम्स। और अगर मैं अब ये 4 काटू इसके साथ तो 24। अगर नीचे कुछ बचा ही नहीं है, इसका मतलब ऊपर का नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। और जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब रिमाइंडर होता है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वेरी वेरी इजीली 0। लेट अस सी वन मोर। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपांशन ऑफ 57242? अब दोस्तों, जब बात यूनिट डिजिट की या लास्ट डिजिट की होती है तो लास्ट डिजिट इज डिसाइडेड बाय ओनली लास्ट डिजिट। सिर्फ लास्ट डिजिट ही डिसाइड करता है कि लास्ट डिजिट क्या होगा, इसके पहले क्या लिखा है उससे आपको कोई मतलब नहीं। तो इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हो, 2 raised to the power 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। अब आपको देखना है इसका लास्ट डिजिट क्या है, तो उसके लिए हम इस पावर को डिवाइड करते हैं 4 से। हम डिवाइड करते हैं 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, और इसका हम चेक करते हैं रिमाइंडर। अब यहां से अगर आप मैन्युअली रिमाइंडर ढूंढो तो कितना आता है, 9/4 का रिमाइंडर आता है 1। 7/4 का रिमाइंडर आता है -। इसको एक निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट हम बोलते हैं, दैट विल लर्न इन दिस टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। इसके अंदर रिमाइंडर आता है 1, क्योंकि 4 के ऊपर एक एक्स्ट्रा है। इसमें 4 से एक कम है, इसलिए रिमाइंडर आएगा -1। और इसके अंदर तो डेफिनेटली रिमाइंडर आ जाएगा 1। इनके बीच में चूंकि साइन प्रोडक्ट है तो हर जगह आप प्रोडक्ट करोगे तो इन सबका प्रोडक्ट आने वाला है +1, क्योंकि 2 बार -1 है, तो आंसर अल्टीमेटली आ जाएगा पॉजिटिव। सो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे +1। तो आपने करने हैं 2 की पावर चढ़ानी है ये वाला 1। 2 की पावर 1 चढ़ाएंगे तो आंसर आएगा 2। दैट्स व्हाई द लास्ट डिजिट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 2। तो ये कंसेप्ट हम पढ़ते हैं इन द यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी एंड रिमाइंडर थ्योरम्स के अंदर। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेट अस सी वन मोर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन था, इसके अंदर प्लस था। सो बड़ा इजी सा ये भी सवाल है। We are said A, B, C, D, E, F are three-digit numbers such that A, B, C plus D, E, F is 1111. So A, B, C plus D, E, F इनका जो एडिशन है वो आना चाहिए 1111। तो आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर्स ले सकते हो, बस आपको मेंटेन रखना है ऑल दिस डिजिट शुड बी डिफरेंट। तो अगर C प्लस एफ के यूनिट डिजिट पे एक आ रहा है, मतलब C प्लस एफ का जो टोटल सम होगा वो 11 आना चाहिए। तो 11 सम आए ऐसे कोई भी आप दो डिजिट्स ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, अपने मन से ले लीजिए। जैसे मैंने लिया 9, यहाँ पे 9 + 2 होता है 11। तो 9 + 2 इज 11, 11 का 1 यहाँ पे लिखा, तो इसका मतलब 1 आएगा कैरी। अब डी बी प्लस ई के सम में एक ऐड होने के बाद यहाँ पे एक आना चाहिए लास्ट डिजिट। मतलब बी प्लस ई का जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 आना चाहिए, दैट मीन्स बी प्लस ई शुड बी 10। तो ऐसे कोई दो डिजिट्स लेते हैं जिनका सम 10 आता है, इनसे अलग कुछ। तो आप और सेम ले नहीं सकते, तो आप 7 3 ले सकते हो, 6 4 ले सकते हो। तो हम लेते लेते 6 4 ले लेते, जैसे ये 6 है, मान लीजिए ये 4। तो ये फर्ज करिए ये 6 है और ये 4 है। तो 6 + 4 10, 10 + 1 11 का 1 और एक कैरी। दैट मीन्स A प्लस D प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 11। दैट मीन्स A प्लस D शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 10। A प्लस D भी अगर 10 हो जाए तो फिर उसमें एक ऐड करके ये 11 आ जाएगा। तो ऐसे दो डिजिट जिनका सम 10 आता है। अब बचे कौन से, 7 और 3 बचे, क्योंकि 6 4 आप यूज कर सकते हो, 9 यूज कर नहीं सकते, 2 यूज कर नहीं सकते, मतलब 8 भी आप यूज कर नहीं सकते। तो बचे सिर्फ 7 और 3 ही है। तो इसका मतलब ये अगर 7 है तो ये फिर 3 हो जाएगा। 7 और 3 10 और 1 11। तो इस तरह से ये सम आ जाएगा 769 + 342। इट शुड बी इक्वल टू 1111। तो इन सारे डिजिट्स का सम कितना होगा ये पूछा अल्टीमेटली। तो बड़ा इजीली, 7 और 3 तो 10 होंगे ही, ये तो 10 होंगे और ये 11 होंगे। और ये तो हमें पहले से ही पता था। आप ना भी लेते अगर डिजिट्स अपने मन से, तो आपको पता ही था कि इनका 11 होना है, इनका 10 होना है, इनका 10 होना। सो 10 + 10 + 11, द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन 31। सो आई होप ये सबको समझा है।
लेट अस सी नेक्स्ट वन. D is a three-digit number such that the ratio of the number to sum of its digits is least. तो जब रेशियो आपको लिस्ट चाहिए, इसका मतलब होता है कि न्यूमरेटर शुड बी द लीस्ट, जो ऊपर वाली चीज है वो कम से कम होनी चाहिए लिस्ट, और डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो होना चाहिए हाईएस्ट. ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर, ताकि इनका जो रेशियो हो वो कम से कम. तो ऐसे तीन डिजिट का नंबर आपको सोचना है कि जो खुद तो कम हो लेकिन उनका सम ऑफ डिजिट हाईएस्ट हो. तो ऑब्वियसली वी वुड वांट उसके अंदर जो डिजिट्स हो वो बड़े बड़े हो, लेकिन जो पहला डिजिट हो वो सबसे छोटा हो, ताकि नंबर का वैल्यू छोटा हो जाए लेकिन सम सबसे बड़ा हो जाए. अब हमें बनाना तो थ्री डिजिट नंबर है, तो हम जीरो तो रख नहीं सकते पहला डिजिट, तो पहला डिजिट हमें मिनिमम वन तो रखना ही पड़ेगा. और जब इसको वन रखेंगे तो बाकी दोनों को आप बड़े से बड़ा सोचिए, ताकि नंबर तो छोटा रहे लेकिन सम ऑफ डिजिट ज्यादा से ज्यादा है. सो बड़े से बड़ा, इसका मतलब हम पूरे नाइन नाइन रख सकते हैं यहाँ पे, ताकि सम ज्यादा से ज्यादा हो. तो नंबर जो होगा हमारा वो होगा 199, और इसका सम ऑफ डिजिट जो होगा वो होगा 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19. तो ये रेशियो अगर आप निकालोगे तो ये सबसे छोटा आएगा इस कंटेक्स्ट में. तो आपको बोला है इसमें व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट डिजिट एंड द हंड्रेड्स प्लेस. सो 9 और 1 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 8. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. लेट अस सी वन मोर. देयर आर फाइव पॉजिटिव इंटीजर्स p q r s t. Three of the five integers are even and two of them are odd. तो इनमें से क्या जरूरी है? इन सबका एडिशन. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 8 इवन नंबर है और 2 एक इवन नंबर है, तो इन दोनों का एडिशन भी इवन ही होगा और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी इवन ही होगा. तो एज लॉन्ग एज वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इवन्स एंड ऑड्स ओनली, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट. तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेटर, हम इसको प्लस प्लस भी मान सकते हैं. तो अगर हम पांचों को ऐड करें, जिसमें से आपको पता है डेफिनेटली कि तीन इवन है और दो ऑड है, तो तीनों इवन का सम भी इवन आएगा और दो ऑड का सम भी इवन आएगा. तो डेफिनेटली इवन प्लस इवन, ये सम तो इवन आएगा ही आएगा. यहाँ पे प्लस होना चाहिए. तो ये पहला तो डेफिनेटली टू है. दूसरा, टू पी प्लस क्यू प्लस टू आर प्लस टू एस प्लस टी इज डेफिनेटली ऑड. अब देखें, टू पी प्लस क्यू प्लस टू आर प्लस टू एस प्लस टी इज डेफिनेटली ऑड. अब डेफिनेटली ऑड ये जरूरी है क्या? ये जरूरी नहीं है. डेफिनेटली बोल रहे वर्ड, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. हो ये डेफिनेटली इवन है क्योंकि टू से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो वॉट एवर पी इज, ये पक्का इवन होगा, ये भी इवन होगा और ये भी इवन. अब अगर इन दोनों का सम भी इवन हो जाए तो क्या ये नंबर इवन ऑड होगा? जरूरी नहीं है. हो सकता है ये भी ऑड हो, ये भी ऑड हो, ये दोनों ऑड प्लस ऑड मिलके इवन हो जाए, तो पूरा सम भी इवन आ सकता है. इसका मतलब डेफिनेटली ऑड ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं. तो इसका मतलब ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन. लेट अस सी वन मोर. Consider the following in respect to prime number p and composite number c. p plus c upon p minus c can be even. तो क्या ये इवन हो सकता है? p प्राइम नंबर ऐसा कोई पकड़ते, प्राइम नंबर 3 पकड़ सकते हो आप, 5 पकड़ सकते हो. चलो 5 पकड़ते हैं अगर हम, तो 5 प्लस. अब क्योंकि डिवाइड भी करना है आपको, तो हम c को कुछ ऐसा ही कंपोजिट मानेंगे जो 5 का मल्टीपल है. तो हम ले लेते हैं 10 लेंगे अगर, तो 15 और 5 3 आ जाएगा. 15 लेते हैं तो 20 और 10 2 आ जाएगा. तो अगर मैं लेता हूं कंपोजिट नंबर को 15, तो ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा -10. तो इनका डिवीजन जो होगा -2. -2 भी हम इवन मान सकते हैं, भले ही माइनस है बट इट इज 2 मींस इट कैन बी कंसिडर्ड एज इवन. तो बिल्कुल इवन हो सकता है. इट कैन बी इवन. 2p प्लस c कैन बी ऑड. तो ये क्या ऑड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. 2p तो पक्का इवन नंबर होगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
कंपोजिट अगर आप कोई ऑड नंबर लेते हो तो इवन प्लस ऑड, ऑड हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 2 into 2 ही कर लो चलो, और +15 कर लो। तो ये हो गया 2 into प्राइम नंबर 2 दैट इज 4, 4 + 15 19। ऑड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। P into C कैन बी ऑड, बिल्कुल। पी भी आप एक ऑड नंबर ले लीजिए, सी भी आप एक ऑड नंबर लीजिए, जैसे 3 ले लिया और कंपोजिट नंबर 15 ले लिया, तो इनका प्रोडक्ट 45, ये भी ऑड हो सकता है। तीनों के तीनों, क्योंकि कैन बी वर्ड यूज किया है, तो आपको उनके सपोर्ट में जाना है। हमें ढूंढने क्या ऐसे हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 ऑल। लेट अस सी वन मोर। A three-digit number ABC on multiplication with D. So ABC को मल्टीप्लाई करे D के साथ, तो आंसर आ रहा है 37DD। सो देखिए, आपको बोला है व्हाट इज द सम ऑफ A + B + C। तो अगर इस 3 डिजिट नंबर ABC को मैं थोड़ी देर के लिए एक x मान लू, x के साथ हम D मल्टीप्लाई करें, x into D should give us 37DD। इट्स अ 4 डिजिट नंबर। अब इस नंबर को अगर मैं इसके प्लेस वैल्यू फॉर्म में लिखूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3700 प्लस DD। DD का मतलब होता है 10D + D, क्योंकि ये D जो है वो 10th प्लेस पे है, और ये D जो है वो यूनिट प्लेस पे। तो इसके लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से करेंगे, और इसको आप ऐसे, चलो ऐसे भी मत लिखो, आप इसको ऐसे लिखो। यू कैन राइट दिस लाइक दिस, 37 into 100 और 3 into 1000, 37 into 100 प्लस D into 10 प्लस D into 1, ऐसे भी लिख सकते हो। इट्स लाइक आई एम राइटिंग, से एक नंबर है 4321, इट्स लाइक आई एम राइटिंग इट इज एट 43 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 1 into 1। ऐसे होगा ना, 4300 प्लस 20 प्लस 1। तो सेम चीज हम यहाँ पे करें, तो इसको आप बोल सकते हो 3700 या 37 into 100 प्लस ये हो जाएगा 10D + D दैट इज 11D विल बी इक्वल टू XD। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 37 into 100 शुड बी इक्वल टू XD माइनस दिस। अब इसमें से D कॉमन ले लेंगे तो बचेगा X माइनस 11। तो इसका मतलब इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए ये, जिसमें से D आपको पता है एक सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट आप इसमें से तो अलग नहीं कर सकते, क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है। तो सिंगल डिजिट आप 100 में से ही निकाल सकते हो। तो 100 को आपको सिंगल डिजिट इंटू सम अनदर नंबर के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट करिए, आप इसको लिखते हो 5 into 20, या फिर 4 into 25, ऐसे भी लिख सकते हो। और किसी तरीके से लिखा जा सकता है क्या, 2 into 50 लिख सकते हो। और किसी तरह से लिखा जा सकता है क्या, नहीं लिखा जा सकता। 1 into 100 लिख सकते हो, बट वोंट मेक सेंस। तो अगर ये 20 मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो हो जाएगा 37 into 20 दैट इज 740, 740 into 5। तो इसका मतलब डी का वैल्यू आप बोल सकते हो 5 है, और x माइनस 11 का वैल्यू आप बोल सकते हो 741। दैट विल मेक x इज इक्वल टू 740 प्लस 11, 751। तो इसका मतलब एबीसी ये जो है 751 है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि ये चारों डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, तो अगर डी भी 5 है तो बीच का डिजिट 5 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमें ये पेयर नहीं चलेगा। अगर हम ये पेयर ट्राई करते हैं कि ये अगर 4 है, तो ये हो जाएगा 25 into 37। 25 into 37 करोगे तो आएगा 925, कि x माइनस 11 अगर 925 है, तो x का वैल्यू फिर हो जाएगा 925 प्लस 11 मतलब 936। तो ये ए बी सी 936 है, और डी जो है वो 4 है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। उस केस में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 18। 18 आंसर हो सकता है। लेकिन अभी तीसरा एक बार ट्राई करते हैं। अगर हम 37 into 50 बोल ले, तो आई थिंक ये 3 डिजिट से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एबीसी ये सिर्फ एक 3 डिजिट का ही नंबर है, तो आप हम इसको 50 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही पॉसिबल है कॉम्बिनेशन, सो दैट मीन्स
ए बी सी हैज टू बी 9, 3 एंड 6। आप करके देख सकते हैं 936 इंटू अगर आप करोगे 4, 4 है हमारा डी। सो 936 इंटू अगर आप 4 करके देखोगे तो 3 7 और आगे 4 4 आएगा, पक्का ये आएगा डी डी के फॉर्म। तो आंसर आ जाएगा हमारा 18। आई होप समझाइए सबको। लेट अस सी वन मोर। ये तो बड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन है जो हम हमारे डिविजिबिलिटी रूल टॉपिक में पढ़ते हैं। इस टाइप का जो भी नंबर होता है वो हमेशा मल्टीपल होता है 7, 11 एंड 13 का, क्योंकि एक नंबर होता है मैजिक नंबर जिसको बोलते हैं 1001। इस नंबर की खासियत ये होती है कि इसके अंदर आप किसी भी 3 डिजिट नंबर को अगर मल्टीप्लाई करो तो ये उसको बना देता है 234 234। इसका मतलब इन जनरल फॉर्म अगर आप 1001 को किसी भी एबीसी टाइप के नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये इसको बना देगा एबीसी एबीसी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इस टाइप का अगर कोई भी नंबर है तो वो 1001 से हमेशा डिवाइड होगा ही होगा। और 1001 खुद होता है 7 × 11 × 13। तो इसका मतलब इस टाइप का कोई भी नंबर अगर है तो वो 1001 का मल्टीपल होगा एंड इवेंचुअली इट विल बी मल्टीपल ऑफ 7, 11 एंड 13। सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने ये पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल तो ये तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लेट अस सी वन मोर। ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक क्यूब्स। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ क्यूबिकल ब्लॉक। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड? तो बेसिकली 125 अगर क्यूब्स है तो इसका मतलब n का वैल्यू होगा 125 का क्यूब रूट, जो कि होता है 5। n का वैल्यू अगर 5 है तो वी आर बेसिकली सॉल्विंग द क्वेश्चन जिसमें आप सारे साइड से अगर क्यूब को पेंट करते हो तो कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जो जीरो कलर पेंटेड होंगे। उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है n-2 होल क्यूब। तो n-2 होल क्यूब मतलब 5 - 2 3 का क्यूब 27। तो ये हम पढ़ेंगे इन द टॉपिक दैट इज क्यूब्स। लेट अस सी वन मोर। ये एक टिपिकल सा क्वेश्चन है फ्रॉम द पीएनसी। वी कॉल इट अ मिसिसिपी कंसेप्ट क्योंकि इसके अंदर रिपीटेशंस काफी है। देखिए ये पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट, पांचवा डिजिट, छठा डिजिट, सातवां डिजिट, आठवां डिजिट। We want the even digits on the even places and odd digit on the odd places. So this is even, 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 and even place, and this is odd, 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 and odd place. तो ये जो वन और थ्रीज है they can only be appearing at the odd places. तो यहाँ पे मान लीजिए वन रखा, यहाँ पे मान लीजिए वन रखा, यहाँ पे थ्री रखा, यहाँ पे थ्री रखा, और ये 2 2 4 4 आप इस तरह से रख सकते। तो आपस में ही ये चार अरेंज हो सकते हैं। तो इन चारों को आपस में अरेंज करने के वे हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि 2 बार 1 है इसलिए 2 फैक्टोरियल, और 2 बार 3 है इसलिए 3 फैक्टर, सॉरी 2 फैक्टर। 2 बार 3 है इसलिए 2 फैक्टर। सिमिलरली इन चार प्लेसेस पे 2 2 4 4 ये चार अरेंज हो सकते हैं आपस में। ये 2 इधर चला गया, ये 4 इधर चला गया, या फिर ये 2 इधर चला गया, ये 2 इधर चला गया। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। सो दैट्स वाई अगेन 4 फैक्टोरियल, बट क्योंकि रिपीटेशन है, 2 बार 2 है इसलिए 2 फैक्टोरियल, 2 बार 4 है इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे तो होगा 24/4 6 × 6। द आंसर विल बी 36। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। लेट अस सी वन मोर। एबीसी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 8। ए जो है वो 8 दिन में काम करता है, बी जो है वो 16 दिन में काम करता है, सी जो है वो 12 दिन में काम करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाय कंसिडरिंग द टोटल वर्क टू बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज थ्री। इन तीनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो है 48। तो हम मानते हैं कि टोटल वर्क है 48 हैट्स टोपिया बनाना। इसका मतलब ए जो है वो 48 हैट्स बनाता है 8 डेज में। तो उसका जो रेट ऑफ वर्क होगा वो होगा 48 हैट्स इन 8 डेज, दैट इज 6 हैट्स पर डे।
बी बनाता होगा 48/16 दैट इज 3 हैट्स पर डे, और सी बनाता होगा 48/12 दैट इज 4 हैट्स पर डे। अब वो किस ऑर्डर में काम कर रहे हैं देखिए। ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे, सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड देन देयर विल बी संडे एज वेल, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं है, संडे ऑफ है। फिर से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इस तरह से काम चलता रहेगा। तो पहले दिन जब ए काम करेगा तो 6 हैट्स बनेगा, बनाएगा, तो 6 हैट्स बन गई। फिर 3 बनेगी, फिर 4 बनेगी, तो इस तरह से 13 हैट्स बनेगी इन 3 दिन में। इन 3 दिन में फिर से 13 हैट्स बनेगी, 13, 13, 26, 26 और 39, 39 हैट्स हो गई है। हमें बनानी है और 9 हैट्स। तो 9 हैट्स का मतलब है इस दिन की 6 हैट्स और इस दिन की 3 हैट्स मिलके 9 हैट्स हो गई। 39 + 9 48 हैट्स हो गई है। तो इसका मतलब काम हो गया है थर्सडे को, ये एक करेक्ट है। लेकिन दिन जो लग गए टोटल 3 + 3 + 3 + 2, मतलब 11 दिन लगे हैं, 10 दिन नहीं लगे। तो आंसर आएगा 1 ओनली। लेट अस सी वन मोर। ये रीजनिंग टाइप का एक क्वेश्चन है, सिम्स इजी। देखिए, सम ऑफ डिजिट की बात हो रही है, 7 और 9 16, 16 और 10 26। तो इन तीनों का अगर आप सम करते हो तो 26 आता है, तो इसका सम ऑफ डिजिट होता है 8। 2 + 6 8। सिमिलरली 20 और 30 50, 50 का सम ऑफ डिजिट होता है 5। तो इसी तरह से आपको करना है 23 और 4 27, 27 और 15, 27 और 5 32 और 2 42, 42 का सम ऑफ डिजिट होता है 6। सो आंसर विल बी 6 हियर। लेट अस सी वन मोर। Let x be positive integer such that 7x + 96 is divisible by x. तो 7x + 96 को अगर x से डिवाइड करना है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, 7x/x + 96/x। तो ये x x तो कैंसिल हो गया। अब अगर इसको डिवाइड होना है तो इसका मतलब x 96 को डिवाइड करे तो ये प्रॉपर इंटीजर बन जाए, ताकि ये पूरा पूरा डिवीजन हो जाए। ये डिवीजन हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये फ्रैक्शन जो है वो एक इंटीजर आए, तभी जाके हम बोलेंगे डिवाइड हुआ। इसका 96 को x ने डिवाइड करना चाहिए। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग हियर द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ नंबर 96, क्योंकि x एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द फैक्टर्स ऑफ नंबर 96। 96 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए आपको उसको एक प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में ब्रेक करना होता है। 96 का प्राइम फैक्टराइज फॉर्म होगा 16 टाइम्स ऑफ 6, दैट मींस 32 टाइम्स ऑफ 3। तो ये 32 टाइम्स ऑफ 3 है। 32 का मतलब होता है 2⁵5, 3 का मतलब होता है 3⁵1। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में लिखने के बाद हम इसको 1 से बढ़ाते हैं तो हो जाता है 6, इसको 1 से बढ़ाते हैं तो हो जाता है 2, 6 × 2 होता है 12। तो 12 फैक्टर्स है 96 के, तो इसलिए आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12। ये फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये हम पढ़ेंगे, द टॉपिक दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स। लेट अस सी वन मोर। PQRS are distinct single digit positive numbers, then what is the greatest value of P plus Q into R plus S? तो PQRS ये 4 नंबर्स है, डिस्टिंक्ट नंबर्स है। अगर आपको प्रोडक्ट को मैक्सिमम रखना है तो आप सबसे बड़े बड़े डिजिट्स पिक करोगे, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू पिक फ्रॉम बड़े डिजिट, 9 8 7 एंड 6, ये 4 ही डिजिट आप पिक करोगे। बट वो किस ऑर्डर में होनी चाहिए, क्योंकि एडिशन हम इनका कर रहे हैं और इनका कर रहे हैं। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों नंबर एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, क्योंकि आपके पास सम तो फिक्स है, दोनों का सम फिक्स है। जैसे इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपसे पूछता हूं कि a + b इनका सम है 6, तो a × b का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो आप अगर इनको दूर दूर रखो, जैसे ये 1 रखो और ये 5 रखो, तो इनका प्रोडक्ट आएगा 1 × 5, दैट इज 5। लेकिन इनको अगर आप क्लोज रखो
3+3 रखो, दोनों को 3+3 रखो, तो 3 × 3 सम आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा 9। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आता है? जब आप दोनों को क्लोज रखो। तो दोनों को क्लोज रखना है आपने, तो इसका मतलब आप 9+6 लिख सकते हो एक जगह पे, ताकि ये 15 हो जाए, और दूसरी जगह पे आप 8+7 कर सकते हो ताकि ये भी 15 हो जाए। सो 15 × 15 विल गिव अस द मैक्सिमम प्रोडक्ट, दैट इज 225। आई होप यू गॉट दिस अगेन। लेट अस सी वन मोर। नंबर n is formed by writing 9 for 99 times, 9999, इस तरह से 99 टाइम्स लिखा है 9। इसको 13 से डिवाइड करने पे आपको पूछा है रिमाइंडर कितना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एबीसी एबीसी फॉर्म का अगर कोई नंबर है तो वो 13 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब अगर 999999 अगर 6 बार होता तो ये भी एबीसी एबीसी फॉर्म का ही नंबर है। जरूरी नहीं है कि एबीसी तीनों डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये तो 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर 999999 के अगर आप गुच्छे बनाते हो, इस तरह से 6 6 के गुच्छे बनाते हो, तो इसमें से हर गुच्छा 13 13 से डिवाइड होता जाएगा। तो इस केस में अगर 99 टाइम्स है, तो अगर 96 टाइम्स तक होते तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। 96 टाइम्स होते, क्योंकि 96 होता है 6 × 16। तो इस तरह से प्रॉपर 16 गुच्छे बनते 6 6 के। तो उस उतने पार्ट को तो 13 डिवाइड कर लेगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कितने होंगे? सिर्फ 3 एक्स्ट्रा नाइन्स होंगे। तो रिमाइंडर का मतलब होता है हमें सिर्फ चेक करना है कि 3 9, मतलब 999 को जब 13 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो इसके लिए हमें मैन्युअली देखना पड़ेगा। देखिए 13 × 7 होता है 91। तो बचते यहाँ से 8, 8 के ऊपर 9 आ जाएगा, तो 13 × 6 होता है 78। तो एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे 11। सो इस डिवीजन का रिमाइंडर चूंकि 11 है, तो इसका मतलब इस पूरे डिवीजन का भी रिमाइंडर हो जाएगा 11। ये हम पढ़ेंगे डेफिनेटली इन द डिविजिबिलिटी रूल्स एंड द रिमाइंडर थ्योरम्स, इन टॉपिक्स में। तो ये बिल्कुल देखिए दोस्तों, ये पूरा पूरा कैट जैसे एग्जाम का कंटेंट है ये। तो बिल्कुल वही से आ रहे क्वेश्चन। Each digit of a 9-digit number is 1. It is multiplied by itself. What is the sum of the digit of the resulting number? तो उसके लिए आप एक पैटर्न बना के देख सकते हो। जैसे मान लीजिए आप 11 × 11 करते हो, तो आता है 121। आप 111 × 111 करते हैं, तो आंसर आता है 12321। तो इसका मतलब है एक पैलिंड्रोम बनाते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब है मिरर इमेज फ्रॉम हियर, 12321। तो इस तरह से अगर आप 9 बार 1 लोगे, 111 111 111, और इसको मल्टीप्लाई करोगे इसी नंबर के साथ, तो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर से आएगा 8 7 6 5 4 3 2 1। इन सबका आपको सम करना है। तो आपको पता है कि इन 9 नंबर्स का सम होता है 45। आप इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या फिर इन 8 नंबर का सम होता है 8 × 9/2। इसको आप एक फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ये होता है 36। तो इनका 36, तो इनका भी 36। 36 और 36 72, 72 और 9, ये सम आ जाएगा 81। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 81। चलिए एक और देखते हैं। What is the sum of all digits which appear in all the digits from 10 to 100? So 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So if you calculate the sum of the number from 10 to 19,
not the numbers, the digits. So it will be 1 plus 2 plus 3. The sum will be 3. 2 plus 1, 3. 1 plus 3, 4. So on up to 10. So 1 plus 10. The sum of the digits from 1 plus 1 to 10, it is 55. Now, if you consider the numbers from 22, 29, similarly, they are going to be 20, 21, up to 29. So the sums are going to be 2 plus 3 up to 11. That means this sum will be increased by 10 because all the numbers are increasing by 1, 1. The 1 is becoming 2, 2 is becoming 3. So that means the sum will increase by 10. That means 65. So similarly, the numbers from 30 to 39, the sum will be 75. The numbers from 40 to 49, the sum will be 85. And same way, if you carry on from 90 to 99, the sum is going to be, it is going to be 135. You can just calculate the sum from 90 to 99, all the sum, that is 9 plus 10 plus 11. So that is going to be 9 plus 10 plus 11 up to 18. So if you calculate this, it is going to be 18 plus 9, 27 by 2 into 10. That is 27 into 5. Calculate this, it is going to be 135. So basically, and plus 100, 100 means the sum will be 1 again, 1 more. So you have to calculate sum of these numbers plus for 100, sum of digit will be 1. So for this also you can use the formula for AP or average into number of observations. So if you calculate this sum, it is going to be 855 and plus 1, it is going to be 856. 856 will be the answer. Let us see one more. ABCD is a square. ABCD. This is a square. 1 point each on AB and CD. So 1 point is selected on AB and 1 point is selected on CD. And 2 distinct points on each BC and DA are selected. How many distinct triangles can be drawn using 3 points as the vertex? So for example, if I select this one, and this one. So I can draw one triangle from this. There will be this triangle out of this. For example, I select this, 1, 2, and this. So we can draw this triangle out of it. We can draw this triangle like this. So if you select any 3 points out of this total 6 points, you can draw one triangle out of it. So out of the 6 points, if you select any 3 points, let's say you select this, this, and this. So you can draw this triangle because no 3 points are collinear, that is for sure. So any 3 points you can select and that will give you one triangle. So selection of 3 points out of 6 points is given by 6C3, the expansion of which is 6 into 5 into 3 upon 3 factorial. This is, sorry, 6 into 5 into 4 upon 3 factorial. So 3 factorial is 6, 5 into 4 is 20. So answer will be 20. Let's see one more. A box contains 14 black balls, 20 blue balls, 26 green balls, 28 yellow balls, 38 red balls, 54 white balls. The smallest number n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color. So you want the entire balls of one particular color at least. So as I told you, for this type of question, you have to consider that our luck is very, very, very poor. Whatever you want, that is not happening. So you're picking randomly balls. You want some color, all the balls of some same color, but it is not happening. That means मान लीजिए आप निकालते जा रहे हो, ब्लैक निकलते जा रहे, लेकिन 13 ही निकले, एक ब्लैक निकला ही नहीं, उसके बाद
ब्लू निकलते जा रहे लेकिन 19 ही निकले, उसका भी कलरफुल नहीं हुआ। ग्रीन निकलते जा रहे लेकिन 25 ही निकले, उसका भी कलरफुल नहीं हुआ। इसी तरह से येलो भी निकलते जा रहे लेकिन 27 ही निकले, कलर उसका भी फुल नहीं हुआ। एंड आउट ऑफ 38 रेड बॉल्स, only 37 red balls we draw. So if you add all this, that is going to be 174. So when this thing happens, when 174 balls are there, none of the group is completed, किसी भी एक पर्टिकुलर कलर के फुल नहीं है, उसके बाद आप एक बॉल कोई भी निकालोगे तो उस पर्टिकुलर बॉल का जो ग्रुप होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब जो बास्केट में बॉल बचे वो सिर्फ एक ही बचा है। तो आप अब कोई भी एक बॉल निकालोगे तो फिर कोई एक ग्रुप तो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। दैट मींस 175 will be the smallest number of balls that we'll have to draw in order we have one complete set of one color. Second, smallest number of m such that any m ball drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color. तो at least one ball of each color में आपको आप इस 14 को, बिकॉज 14 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यू कैन कीप दिस असाइड। आप बॉल निकालते जा रहे हो, आपने 20 निकाले ब्लू निकले, फिर 26 ग्रीन निकले, फिर 28 येलो निकले, 38 रेड निकले और 54 व्हाइट निकले, लेकिन अभी तक क्योंकि ब्लैक नहीं निकला है तो अभी तक हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसके बाद आप जब एक बॉल निकालोगे तो वो ब्लैक होगा और हमारे पास सारे कलर के एक एक बॉल आ चुके। So that means if you add this all, it is 167. So that means we'll have to draw 167 ball, and that will be the least number. In this context, see, smallest and maximum, they are relative words for this type of question. They are contextual. इस क्वेश्चन में क्योंकि आपको ये सेटिस्फाई कराने की सबके एक एक बॉल हो और आपको अश्योर्ड होना है, इस वजह से आपको 167 के बॉल बाद ही आप अश्योर्ड हो सकते हो। सो इस क्वेश्चन में आंसर होगा 167। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जीरो, ये तो बड़ा इजी है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। जीरो में जेड होता है 26, इसको आप जीरो भी बोल सकते हो, 26 को आप जीरो भी बोल सकते हो क्योंकि ए से पहले आता है 26। ई होता है फिफ्थ, ये होता है 18th, ये होता है 15। सी होता है थर्ड, ये होता है 8th, ये होता है 21st, ये होता है 18। तो आप देख सकते हो कि हर जगह पे प्लस थ्री होते जा रहा है। 0 + 3 is 3, 5 + 3 is 8। सो प्लेयर में पी होता है 16, सो 16 + 1 3 19, सारे के सारे 19। एस ओ A + 3 विल बी डी, सो दैट मीन्स ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब हमें शॉर्टलिस्ट करना है इनमें से। तो ई जो होता है वो होता है फिफ्थ, 5 + 3 8, मतलब एच आना चाहिए लास्ट में, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। एंड R + 3 इज यू, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ये वाला। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। लेट अस सी वन मोर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए इज ओल्डर देन बी। तो अगर हम इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो आपको पता है बी से बड़ा है ए। सी एंड डी ऑफ द सेम एज, सी और डी जो है वो एक ही लेवल में आएंगे। ई इज यंगेस्ट, इस लाइन में ई जो है वो सबसे लेफ्ट साइड में आएगा, ई इज द यंगेस्ट, ई के इस साइड कोई नहीं आ सकता। एफ इज यंगर देन डी, अभी तक हमें ओल्डर पर्सन का पता नहीं चला, हमें सिर्फ पता है एफ इज यंगर देन डी, मतलब एफ इनके इस साइड आएगा। लेकिन ये पूरी की पूरी तिकड़ी इस साइड आएगी या इस साइड आएगी हमें नहीं पता। इसके लिए हमें लास्ट स्टेटमेंट भी देखना पड़ेगा, एफ इज ओल्डर देन ए, तब जाके पता चलेगा कि एफ इस साइड है, और तब जाके पता चलेगा कि सी और डी जो है वो दोनों एल्डेस्ट है। तो आपको पता है ओल्डेस्ट कौन है, उसके लिए आपको पांचों के पांचों स्टेटमेंट्स लगेंगे। लेट्स सी वन लास्ट क्वेश्चन। ABCD is a family. What is the relation of E to B? A and B are married couple. ए और बी एक मैरिड कपल है।
D is the father of C. E is D's son. A and C are sister. तो हमें पूछा है E का B के साथ क्या रिश्ता है। तो इस स्टेटमेंट में तो E है ही नहीं, इस स्टेटमेंट में E है लेकिन B नहीं पता हमें अभी तक कौन है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस स्टेटमेंट पे। 3 की तो जरूरत लगेगी लगेगी क्योंकि E उसी में मेंशन है सिर्फ, और E क्योंकि D के साथ रिलेशन में है, तो D के लिए हमें इस स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा क्योंकि D इसी में मेंशन है, तो 2 तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर मैं 2 में देखता हूं तो 2 में C मेंशन है, बट C कौन है उसके लिए आपको फोर्थ स्टेटमेंट की जरूरत लगेगी। A and C आर सिस्टर। सिस्टर मीन्स A इज अ फीमेल, C इज ऑल्सो फीमेल। फिर ही हम पता कर सकते हैं कि D कौन है। D इज द फादर ऑफ C एंड E इज D's सन। तभी हम बता सकते हैं कि E B के लिए क्या है। B के वाइफ का ये भाई है, वाइफ का भाई मतलब ये ब्रदर इन लॉ है, ये पता कर सकते हैं चारों स्टेटमेंट की मदद से। सो ऑल फोर स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट, दैट शुड बी द आंसर। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग टॉपिक्स है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। विल सी इफ एन मोर वीडियो कैन बी मेड अबाउट दिस, बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। एक आपको आइडिया देना ही पर्पस था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगेन एक बार जाते वक्त रिमाइंड करा दूं कि that the batch that we are starting, we definitely will include all these concepts. We'll do lots of practice. The practice exercises will be provided to you, and that will be a short period classes. So आपको बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना है। 40 दिन के बैचेस होंगे। विल मेक श्योर कि आपके इतने प्रिपरेशन तो हो ही जाए कि कट ऑफ आपका आराम से क्लियर हो जाए, और आपको सी सैट आपके लिए एक सिरदर्द ना बने कि हाथी निकल जाता है पूछ नहीं निकलती क्योंकि सी सैट रह जाता है। तो ये सीन आपके साथ ना हो, दैट विल बी आवर पर्पस। Thank you for watching this. Have a good day.